आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जान पहचान बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उनके जो मेंबर्स हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनसे जान पहचान बढ़ा लिया जाए। जब हम लोग अर्थव्यवस्था के रिश्तेदारों से जान पहचान बना लेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था जो कि मुख्य सदस्य है उसको समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारे यहाँ यूपीएससी की जो भी परीक्षा हो रही है या आपकी जो क्षेत्रीय परीक्षाएं हैं पीसीएस की, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कई बार होता क्या है कि ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो किसी क्लासरूम में पढ़ाया इनको नहीं जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पर जो भी स्टूडेंट्स होता है, जो भी एप्लीकेंट्स होता है यूपीएससी का, उसके लिए यहाँ पे समस्याएं होती हैं इसकी शब्दावलियों से। चूँकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसके शब्द बहुत कठिन होते हैं, तो इसलिए जो भी अर्थव्यवस्था के शब्द हैं उनको देख लिया जाए आज। तो अर्थव्यवस्था में जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था की शब्दावली, इसमें बोर्ड पर आपके कुछ शब्द लिखे गए हैं। ब्लू चिप कंपनी, विमुद्रीकरण, नीली अर्थव्यवस्था, अवमूल्यन, काला धन, एड वेलोरम, बड़ा खतरनाक शब्द है, इनसाइड ट्रेडिंग, एयर पॉकेट, एमोर्टाइजेशन, बूम, बफर स्टॉक, शाखा बैंकिंग, इकाई बैंकिंग, क्राउड फंडिंग, सस्ती मुद्रा, महंगी मुद्रा, कैश काऊ, डीमैट अकाउंट, एम्बार्गो, मध्य पत्तन बंदरगाह, यूरो स्टार। ये शब्दों को देखने के बाद में दूसरी लिस्ट अभी हम फिर आपसे तैयार करेंगे इसी वीडियो में। तो जिनके पास में टाइम है वही लोग देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा ये, और जो पढ़ने के लिए वास्तव में गंभीर हैं, सीरियस हैं, उन्हीं लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूरत है। जो मजाक के रूप में रह रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। आप तुरंत अनसब्सक्राइब हो जाइए हमारे यहाँ से, क्योंकि पूर्व में हमने बताया हुआ कि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। आपका सिलेक्शन हमारा मुख्य उद्देश्य है। पैसा बहुत कमाते हैं वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक शब्द लिखा हुआ है ब्लू चिप कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत कंपनी होती है, आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त कंपनी होती है, उसको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। जब इन कंपनियों के द्वारा कोई शेयर जारी किया जाता है तो उसको बोलते हैं ये ब्लू चिप शेयर होता है। इन शेयरों को खरीदने से जोखिम की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नुकसान की भी संभावना बहुत कम होती है। दूसरा होता है आपका विमुद्रीकरण। 2016 में हमारे यहाँ नोटबंदी हुआ था, तो हम आम व्यक्ति इसको नोटबंदी के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था की शब्दावली में इसको विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। जब सरकार पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा जारी कर देती है तब इसी को हम लोग बोलते हैं ये विमुद्रीकरण है। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन को नष्ट करना होता है। उसके बाद में है नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। इसका संबंध समुद्री उत्पाद से होता है। अभी हाल ही में 2021 में सरकार ने मिशन समुद्रयान प्रारंभ किया है। गहरे भागों में जाकर के जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनकी खोज की जाएगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक साहसिक कदम है भारत सरकार के लिए। उसके लिए थैंक यू सरकार को। फिर आपका होता है अवमूल्यन, जिसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। जब किसी देश की सरकार अपने देश की प्रधान मुद्रा, जैसे मान लेते हैं हमारा रुपया है, जब किसी देश की सरकार अपने देश की प्रधान मुद्रा का मान जानबूझ करके, गलती से नहीं, जानबूझ करके दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में कम कर देती है, तब बोलते हैं ये अवमूल्यन किया जा रहा है। अवमूल्यन करने से जो घरेलू उत्पाद होता है, जो वस्तुएं होती हैं, वो सस्ती हो जाती हैं, और जिस देश की मुद्रा की तुलना में अवमूल्यन किया गया है वहाँ पर उस देश का निर्यात बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है चीन की मुद्रा की तुलना में, तो चीन में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उनके देश की
वस्तुओं की तुलना में हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। अभी तक भारतीय रुपये का अवमूल्यन 3 बार किया गया है, 1948, 1971 और 1993 में। फिर आपका है काला धन, ब्लैक मनी। ये काला नहीं होता है, वैसे ही होता है जैसे नोट हमारा होता है। बस अंतर ये होता है जब कोई धन सरकार से छिपा के रखा गया हो, सरकार को उस धन पर टैक्स का भुगतान ना किया गया हो, तब उसको बोलते हैं हम लोग हैं ये काला धन है। काला धन नष्ट करने का उपाय विमुद्रीकरण होता है, जैसा कि हमने पूर्व में इसका जिक्र किया है। फिर आपका होता है एड वेलोरम। अब दोस्तों ये शब्द बड़ा भारी भरकम है, एड वेलोरम, लेकिन ये कोई बहुत शब्द भारी भरकम है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही ईजी होता है। किसी भी देश में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, उत्पादन पर टैक्स 2 प्रकार से लगाया जाता है। एक तो इस आधार पर लगाया जाता है कि वस्तुओं का उत्पादन कितना हो रहा है, यानी कितनी संख्याओं में हो रहा है, संख्या के आधार पर टैक्स लगाया जाता है। और दूसरा टैक्स लगाने का तरीका होता है कि जो उत्पादन की संख्या होती है उसको ना छोड़ के उत्पादन का मूल्य क्या है, जो उत्पाद है उसका मूल्य क्या है। जब किसी देश में उत्पादन के मूल्य पर, यानी कि जो उत्पाद है उसके मूल्य पर टैक्स लगाया जाता है, 10 रुपया है तो 10 रुपये पर टैक्स, 100 रुपया है तो 100 रुपया पर टैक्स, यानी कि मूल्यानुसार कर लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं एड वेलोरम। इसके बाद में होता है इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से होता है। जब कंपनी का कोई कर्मचारी कंपनी की गोपनीय दस्तावेज, गोपनीय जानकारी को लीक कर देता है, तब इसको बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है। भारत में इनसाइड ट्रेडिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है। फिर आपका होता है एयर पॉकेट। एयर पॉकेट का भी संबंध शेयर बाजार से होता है। शेयर बाजार में शेयरों में उछाल और गिरावट एक बहुत सामान्य प्रक्रिया होती है। अब मानते हैं कि आज शेयर का भाव जो था कि किसी भी कंपनी का शेयर के बाज़ार में जो उसमें था वो कम से कम मान लेते हैं उसका मूल्य 100 रुपये था, लेकिन जब ये कल बाज़ार खुला तो इसका मूल्य 50 रुपये हो गया, यानी कि ये डाउन चला गया। डाउन क्यों चला गया? क्योंकि बाज़ार के बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी होती है, बाज़ार का परफॉर्मेंस जो होता है कंपनियों का, परफॉर्मेंस पे ही, कंपनी के परफॉर्मेंस पे ही शेयर का वैल्यू डिपेंड करता है। तो अगर देखें तो दोनों के बीच में बहुत अंतर है। जब किसी भी शेयर के प्रारंभ होने और बंद होने के मूल्य के बीच में बहुत अंतर होता है, तब उसको हम बोलते हैं ये एयर पॉकेट है ये। फिर आपका होता है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जब किसी वित्तीय संस्थान का पूरा कर्ज उसके ब्याज के साथ में अदा हो जाता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं ये एमोर्टाइजेशन है। अगला शब्द है बूम। जब किसी देश में आर्थिक क्रियाकलाप बहुत तेज़ गति से बढ़ते हैं, जब किसी देश में उत्पादन बहुत तेज़ गति से बढ़ता है, आर्थिक क्रियाकलाप बहुत तेज़ होने लगते हैं, तब उसको बोलते हैं यह उस देश के लिए बूम की अवस्था होती है। अगला शब्द होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा जो खाद्यान्न का भंडारण कर लिया जाता है उसी को हम बोलते हैं बफर स्टॉक होता है। यानी कि सरकार जो है अचानक जो है आपदा कब आ जाएगी पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देश के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए पहले से स्टॉक कर लिया जाता है खाद्यान्न का, उसी को बोला जाता है बफर स्टॉक। अगला शब्द है शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग। शाखा बैंकिंग यानी कि ब्रांच बैंकिंग, ऐसा बैंक जिसका हेड ऑफिस मुख्यालय को छोड़ करके उसकी कई शहरों में शाखाएं फैली होती हैं, यानी कि उसका हेड ऑफिस होता है और हेड ऑफिस को छोड़ करके उसकी शाखाएं होती हैं, तब बोलते हैं ये शाखा बैंकिंग है। उसी के साथ में है इकाई बैंकिंग। इकाई बैंकिंग का तात्पर्य होता है जब कोई बैंक का मुख्यालय सिर्फ एक ऑफिस तक ही सीमित होता है, यानी कि उसके कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं, बस एक ही उसका ब्रांच होता है, एक ही हेड ऑफिस होता है, वही इसका ब्रांच होता है, तो इसको बोलते हैं ये इकाई बैंकिंग यानी कि यूनिट बैंकिंग है, जबकि इसको हम लोग ब्रांच बैंकिंग के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से धन का एकत्रीकरण करना, कंप्यूटर के माध्यम से धन को एकत्रित करना क्राउड फंडिंग कहलाता है। ये क्राउड फंडिंग आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। कई बार क्या होता है किसी बच्चे की तबीयत खराब है, उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो क्या करते हैं कि
फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से पोस्ट डालते हैं और आर्थिक सहायता की वो मांग करते हैं जनता से हैं। तो यही जो आर्थिक सहायता के लिए जो मांग की जा रही है तो वो क्राउड फंडिंग कहलाता है। तो क्राउड फंडिंग कई तरह के हो सकता है। वो आपकी नई कंपनी आपको खोलना है, किसी की तबीयत खराब है उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है। जब कंप्यूटर के माध्यम से हम धन का एकत्रण करते हैं तब इसको बोलते हैं ये क्राउड फंडिंग हो रहा है। अगला शब्द है सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा का तात्पर्य होता है यानी कि चीप मनी। इसका तात्पर्य होता है जब कोई मुद्रा सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तब बोलते हैं ये सस्ती मुद्रा है। अपोजिट इसके महंगी मुद्रा। महंगी मुद्रा वो मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ऊंचे ब्याज दर पर उपलब्ध होती है, जैसे कि डॉलर है, तब इसको हम बोलते हैं ये महंगी मुद्रा है। अगला होता है कैश काऊ। कैश काऊ का तात्पर्य होता है ऐसा शेयर, इसका संबंध शेयर बाजार से है, ऐसा शेयर जो लगातार आपको प्रॉफिट देता जा रहा है, तब उसको हम बोलते हैं कैश काऊ है। अगला शब्द है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, एक ऐसा खाता होता है जो शेयर बाजार में शेयरों को खरीदने एवं बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको शेयर बाजार में आपको काम करना है, शेयर को खरीदना है या शेयर को बेचना है, तो जो आपको खाते की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम बोलते हैं ये डीमैट खाता होता है। अगला होता है एम्बार्गो। एम्बार्गो का अर्थ होता है व्यापार प्रतिबंध, व्यापार प्रतिषेध। जब दुनिया के कुछ देश मिलकर के किसी दूसरे देश पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा देते हैं तब बोलते हैं ये एम्बार्गो किया जा रहा है। जैसे कि भारत में 1998 में परमाणु परीक्षण के दौरान किया गया था अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, या अभी हम देखें अफगानिस्तान में दुनिया के अधिकांश देशों ने एम्बार्गो किया हुआ है। तो इसका मतलब होता है व्यापार प्रतिबंध लगा देना। अगला होता है मध्य पत्तन बंदरगाह। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंट्री पोर्ट बंदरगाह। जब कोई देश किसी बाहरी देश से आवश्यकता से अधिक वस्तु को मंगवा लेता है तो अपनी ज़रूरतें पूरा करने के उपरांत जो पास पड़ोस के जो देश होते हैं उन देशों में उसको फिर से निर्यात कर देता है। हम इसको बोल सकते हैं पुनर्निर्यातित बंदरगाह। जैसे हम अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़े जो बंदरगाह हैं, एंट्री पोर्ट बंदरगाह हैं, ये दो हैं। एक आपका सिंगापुर है और एक आपका लंदन है। तो हम इसमें सिंगापुर की बात करते हैं। तो सिंगापुर देश करता क्या है, सिंगापुर बंदरगाह की जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो सिंगापुर करता क्या है कि ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा विदेशों से सामान को मंगवाता है और इसके बाद में उसी सामान को अपनी ज़रूरत के लिए रख लेता है, और रखने के बाद जो कुछ बचता है ये पास पड़ोस के जो देश होते हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, या जो अन्य देश हैं वहाँ पर उसको निर्यात कर देता है। तब इसको बोलते हैं ये मध्य पत्तन बंदरगाह है। यानी कि एक तरह से बिचौलिए का काम करता है। ये अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करता है और दूसरे देशों में उसको बेच करके लाभ कमाते हैं। ये दुनिया में दो मध्य पत्तन बंदरगाह सबसे बड़े हैं, एक आपका सिंगापुर, दूसरा आपका लंदन है। फिर आपका है यूरो स्टार। यूरो स्टार एक ये ट्रेन है। ये अगर आप वो इंग्लैंड को देखा है तो इंग्लैंड चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, यानी कि उसका स्थल मार्ग से नहीं लगता है, यानी कि वो एक तरह से आइलैंड है, द्वीप है वो। जब कोई क्षेत्र चारों तरफ से जल से घिरा होता है तब उसको हम बोलते हैं द्वीप। तो इंग्लैंड एक द्वीप है, यानी कि स्थल मार्ग से कोई भी देश जुड़ा नहीं है उस देश से, वो अकेला सिंगल देश है वो। तो एक ये यूरो स्टार एक ट्रेन है जो समुद्री मार्ग के, यानी कि समुद्र के अंदर एक सुरंग बनाई गई है, उस सुरंग के माध्यम से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये ट्रेन चलती है। इसी का नाम दिया गया है यूरो स्टार। अब इसके बाद में हमने ये देख लिया, जो इसमें महत्वपूर्ण और शब्दावली हैं उसको भी हम लोग देख लिया जाए। चलिए कुछ शब्द और हमारे सामने लिखे हैं जिन पर डिस्कस कर लिया जाए। इसको डिस्कस करने के बाद में क्लास को वाइंड अप करेंगे और जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वो पार्ट 2 में हम लोग लेके आएंगे। अब यहाँ पर एक है यूनिकॉर्न, फ्लैक्स ईंधन, सूक्ष्म ऋण, जेंडर बस्टिंग, प्लास्टिक मनी, जीरो नेट एड, ब्रिज लोन, मोरेटोरियम, राशि पतन यानी कि डंपिंग। अब देखिए इसमें यूनिकॉर्न जो होता है
स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप जो कंपनी नई नई स्टार्ट हुई है, जब किसी स्टार्टअप कंपनी की कीमत $1 अरब के ऊपर पहुंच जाती है तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। उसके बाद में है फ्लैक्स ईंधन। फ्लैक्स ईंधन जब किसी जो हमारा जो पेट्रोल होता है, कि जैसे हम लोग पता है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल में 10 से 15% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। जब भी पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया जाता है तब इसको कहा जाता है फ्लैक्स ईंधन। फ्लैक्स ईंधन का मतलब होता है पेट्रोल प्लस एथेनॉल। अगला होता है आपका सूक्ष्म ऋण, माइक्रो लोन। माइक्रो लोन ये ऐसा लोन होता है या ऐसा ऋण होता है जो छोटे छोटे पार्ट में दिया जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया जाता है ऋण। ये इस ऋण की विशेषता ये होती है कि जब भारत में गरीबों को और विशेष रूप से महिलाओं को रोज़गार चलाने के लिए जो उनके छोटे छोटे रोज़गार होते हैं, जब उनको चलाने के लिए बिना किसी गारंटर के बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है छोटी छोटी सब मात्रा में, उसको हम बोलते हैं ये सूक्ष्म ऋण होता है। फिर होता है जेंडर बस्टिंग। जेंडर बस्टिंग का प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया से हुआ था और 2005 में इसको भारत में इंट्रोड्यूस करवाया गया पहली बार। जेंडर बस्टिंग का मतलब होता है आम बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना, यानी कि जो आम बजट हमारा बनाया गया है, इस आम बजट में महिलाओं के विकास पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना जेंडर बस्टिंग कहलाता है। जेंडर बस्टिंग महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये। फिर आपका होता है प्लास्टिक मनी। जो आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड को ही हम लोग प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। फिर आपका होता है जीरो नेट एड। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाती है, उसको विदेशी सहायता की या विदेशी कर्ज की आवश्यकता नहीं होती है, तब उसको कहा जाता है जीरो नेट एड इकोनॉमी है वो। फिर आपका होता है ब्रिज लोन। जो ये कंपनियां होती हैं शेयर बाज़ार में, कंपनियों के पास में कंपनी के विस्तार करने के लिए उनके पास में जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होती है, और रणनीति होती है शेयर और डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर के माध्यम से वो मार्केट से पैसा उठाते हैं, हम लोगों से पैसा उठाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? जब भी आप शेयर जारी करते हो तो शेयर के लिए पहले आपको सेबी से परमिशन लेना पड़ता है, सेबी आपका डॉक्यूमेंट कंपनी का पढ़ता है, तब जाकर वो परमिशन देता है। तो इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीना लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनियां करती क्या हैं, अपना काम धंधा चलाए रखने के लिए बैंकों से कुछ अल्पकाल के लिए ऋण ले लेती हैं, इसी को बोलते हैं ब्रिज लोन। अगला होता है मोरेटोरियम। ये शब्द अभी कोरोना काल में काफ़ी चर्चा में रहा है। जब किसी देश की सरकार कानूनी रूप से बैंकों को ये निर्देश देती है कि कुछ समय के लिए ऋण की जो कलेक्शन है, ऋण का जो संग्रह है, वो रोक दिया जाए, तो ये कानूनी रूप से जब सरकार किसी बैंक को या बैंकों को ऋण को टालने का निर्णय लेती है, उसी को बोलते हैं ये मोरेटोरियम होता है, जैसे कि कोरोना काल में हुआ था, लॉकडाउन में हमारे यहाँ। फिर होता है राशि पतन, यानी कि डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है जब कोई देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए अपने देश के उत्पाद को लागत से कम मूल्य पर बेचता है। यानी कि हम मान लेते हैं ये आपका मार्कर है, और ये मार्कर जो है जब 10 रुपये में बेचा जाएगा तब इसकी लागत निकल पाएगी, इसमें प्रॉफिट नहीं है, यानी कि इसमें इतनी लागत आई हुई है। और जब कोई देश, मान लेते हैं कि इसको चीन ने बनाया और ये चीन जो है इसकी लागत जो है वो 10 रुपये आ रही है, लेकिन भारत में ये 8 रुपये में बेच रहा है, तो ये बोलेंगे राशि पतन होता है। राशि पतन का उद्देश्य दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना होता है। इसी के विरोध में एंटी डंपिंग टैक्स, यानी कि प्रतिकूल राशि पतन टैक्स लगाया जाता है। इसके बाद में हम लोग दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे अर्थव्यवस्था की शब्दावली के बारे में, और यहीं पर इसका हम वाइंड अप करते हैं।